अस्सलाम वालेकुम, बोल खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आगाज में बात करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान फ्रंट लाइन पर लड़ रहा है। पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारी पूरी की है। दहशतगर्द अमरीका के हवाले किया। पाकिस्तान में दरअंदाजी अमरीकी असलहे के बाइस हो रही है। अमरीकी सदर खुद तस्लीम कर रहे हैं कि उन्हें असला अफगानिस्तान में नहीं छोड़ना चाहिए था। वज़ीर दिफा का मजीद कहना था कि जनरल बाजवा, बानी PTI और जनरल फैज़ ने तालिबान को पाकिस्तान में बसाने का फैसला किया। फैज़ हमीद गिरफ्तार हैं। बाजवा से तो पूछा जाए पाकिस्तान में दहशत गर्दों को क्यों बसाया। PTI वाले इस्लामाबाद पर फिर नए हमले का कह रहे हैं। मफाहमत की सियासत वहाँ होती है जहाँ दूसरा फरीक हमलावर न हो। वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग तो नहीं थी। पहले उस जंग को डिफाइन करें ना। मैं तो नहीं कहता हूँ दहशतगर्दी के खिलाफ थी। दहशतगर्द को जो है हमने गिरफ्तार करके उनके हवाले किया है। तो मेरा ख्याल है अगर बैनुल-अक़वामी बरादरी जो है उसकी तारीफ़ कर रही है या अमरीका तारीफ़ कर रहा है तो ये एक मुश्तरका जंग है जिसमें मेरा ख्याल है सबको हिस्सा डालना चाहिए। पाकिस्तान जो है फ्रंट लाइन पर उसके खिलाफ लड़ रहा है और पाकिस्तान उसका विक्टिम है। अच्छा, इस वक्त तो जो भी दरअंदाजी हो रही है पाकिस्तान में वो सारी की सारी जो है अमेरिका जो एक बड़ा हाई टेक किस्म का असला यहाँ पे छोड़ गया हुआ है उसकी वजह से हो रही है। खुद जो मौजूदा सदर हैं अमेरिका के वो कह रहे हैं कि ये असला वहाँ पे नहीं छोड़ना चाहिए था। तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका एक अपनी गलती का एहसास कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम इस असले को वापस वहाँ से मंगाना है। इससे मुफाहमत किसी से मुफाहमत हो सकती है। वो बात उन्होंने मुफाहमत वाली की है। 3-4 वो हमले कर चुके हैं इस्लामाबाद के ऊपर। अब एक नए हमले की ईद के बाद तैयारी कर रहे हैं। तो उसके बाद आप समझते हैं मुफाहमत की सियासत होनी चाहिए। जब कोई दूसरा फरीक हमलावर हो रहा हो तो फिर आपको मुज़ाहमत की सियासत करनी चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को सदर ट्रंप की जानिब से शुक्रिया का पैगाम। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने हफ्तावार ब्रीफिंग में बताया कि अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर ने इसहाक डार को फ़ोन किया। कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने ओहदा संभालने पर अमरीकी मुशीर को मुबारकबाद दी। कहा कि अमरीका से ताउन पर कारबंद रहेंगे, दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते रहेंगे। Foreign Minister Senator Mohammad Ishaq Dar received a call from the U.S. National Security Advisor Michael Waltz on 4th February 2025. The U.S. NSA conveyed President Trump's appreciation and thanks for the government of Pakistan's efforts in countering terrorism. The Deputy Prime Minister, Foreign Minister congratulated the NSA on the assumption of office and reaffirmed Pakistan's commitment to continue its cooperation with the U.S. in the field of counterterrorism. He also appreciated President Trump's announcement to withdraw the U.S. military equipment left behind in Afghanistan. बलूचिस्तान में पाक अफगान सरहद के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस ने 4 अहम दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के इरादे से आए थे। उन्होंने बताया कि रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान में घुस आए। उनके पास से असलहा मिला है। अफगानिस्तान से दरअंदाजी के मजीद सबूत सामने आ गए। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के इरादे से घुसने वाले 4 दहशतगर्द पकड़े गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान में पाक अफगान सरहद पर टोबा काकड़ी के मकाम पर कामयाब ऑपरेशन किया। गिरफ्तार दहशतगर्दों ने एतराफ़ किया कि वो दहशतगर्दी करने आए थे। इनके पास से 2 बंदूकें, 2 क्लाशिनकोफ, 1 ग्रेनेड और दीगर असलहा बरामद हुआ। दिफाई माहिरीन ने कहा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर में इजाफे की बुनियादी वजह अफगानिस्तान की सरजमीन पर पनपती दहशतगर्द तंजीमें हैं। अफगानिस्तान दहशतगर्दों की आमाजगाह बन चुका है जिस पर बैनुल-अक़वामी सतह पर फौरी कार्रवाई वक्त की अहम जरूरत है। दाइश के दहशतगर्द शरीफुल्लाह को वर्जीनिया की अदालत में पेश कर दिया गया, जहां उसने एतराफ़ किया कि वो 2021 में काबुल एयरपोर्ट पर खुदकुश धमाके में मुलविस था। पाकिस्तान के ताबन से गिरफ्तार दहशतगर्द शरीफुल्लाह को अमेरिका की अदालत में पेश कर दिया गया। वो जेल के नीले कपड़े और मास्क पहना हुआ था। शरीफुल्लाह को एक मकामी वकील और मुतरजिम फराहम किया गया। उसने एतराफ़ किया कि वो 2021 के काबुल एयरपोर्ट बम धमाके में मुलविस था। वो एयरपोर्ट के रूट की निगरानी कर रहा था कि जहां खुदकुश बमबार ने धमाका किया था। ये वो वक्त था जब तालिबान ने काबुल का कंट्रोल संभाल लिया था और लोग अफगानिस्तान से फरार हो रहे थे। एबी गेट पर होने वाले धमाके में कम से कम 170 अफगान और 13 अमरीकी फौजी हलाक हुए थे। शरीफुल्लाह की अगली पेशी पीर को होगी, जब तक वो हिरासत में रहेगा। पाकिस्तान ने शरीफुल्लाह को गिरफ्तार करके अमरीका के हवाले किया था, जिस पर गुज़िश्ता रोज अमरीकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया था। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का नासूर वापस आ रहा है। दहशतगर्दी के आलमी इंडेक्स में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर आया है। सेनेटर शाहिद रहमान ने सेनेट इजलास से खिताब में कहा कि ये मुल्क की बका का मसला है। अगर दहशतगर्दी होगी तो सरमायाकारी कैसे आएगी। ऐवान में दहशतगर्दी पर इन कैमरा ब्रीफिंग ली जाए। हम कानूनदान हैं, कानून साजी होनी चाहिए।
दहशत गिराफ मुल्क में तशवीशनाक तरह से बढ़ता चला जा रहा है, इसके हवाले से मैं समझती हूँ हाउस में कोई सहर हासिल गुफ्तगू और ब्रीफिंग भी होनी चाहिए। चेयरमैन साहब, आज आप देखिए ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स निकला है, उसमें पाकिस्तान की 2nd पोजीशन आई है। ये बहुत ही ख़तरनाक बात है और हमारे लिए इसलिए तशवीश का भी ख़ास बायस है। पाकिस्तान ने एक तवील जंग लड़ी है दहशत गर्दी के हवाले से। ये हमारी बका का मसला है। हम इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, इकॉनमी की बात कर रहे हैं, वो कैसे मुकम्मल होंगे और किस तरह ये बढ़े, इसमें कोई बढ़ोतरी होगी अगर इस तरह के हालात दहशत गर्दी के हवाले से फिर उठें। हम लॉ मेकर्स हैं, हमें इसकी अगर आप चाहें इन कैमरा ब्रीफिंग करवा लें इस हाउस की, लेकिन इसका ये होना ज़रूरी है। और प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज सरकारी इदारों के भी अरबों रुपए के नादहिंदा निकले। वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के मुताबिक बहरिया टाउन कराची इदारे का सबसे बड़ा नादहिंदा है। मुसलसल 6 साल से बिल्स भेजे जा रहे हैं लेकिन अदायगी नहीं की जा रही। वाटर कॉरपोरेशन ने बहरिया टाउन कराची को नोटिस भी जारी कर दिया। बहरिया टाउन कराची बगैर लाइसेंस ज़ेर ज़मीन पानी भी निकाल कर इस्तेमाल कर रहा है। वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक बहरिया टाउन ने रोज़ाना 1.7 मिलियन गैलन से ज़्यादा पानी निकाला। सिंध हुकूमत के दिसंबर 2018 के मंजूर करदा कानून और नोटिफिकेशन के तहत सनती, तिजारती और मैन्युफैक्चरिंग मकासद के लिए इंडिया एक्ट था। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट बार ने तहरीरी मारूदात जमा करा दी जिनमें कहा गया है कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं होना चाहिए। आर्मी एक्ट की शिकों को मुख्तलिफ अदालती फैसलों में दुरुस्त करार दिया जा चुका है। आर्मी एक्ट की शिकों को गैर आइनी करार नहीं दिया जा सकता। समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंतुकील ने वकील हामिद खान से कहा कि पुरानी कहानी की तरफ नहीं जाएंगे। मरकजी सवाल ये है कि क्या सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है या नहीं। एडवोकेट हामिद खान ने जवाब दिया कि जब आर्मी एक्ट आया उस वक्त पाकिस्तान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था। पहले आइन में बुनियादी हुकूक पहली बार मुतारिफ कराए गए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कराची में कहीं भी प्राइस लिस्ट पर अमल दरामद नहीं हो रहा। शहरी खरीदारी के लिए आते हैं तो प्राइस चेक करते हैं। हमारे नुमाइंदे कफील अहमद इस वक्त लायंस एरिया में फ्रूट मार्केट सदर से रिपोर्ट कर रहे हैं, उन्हीं से जानते हैं। कफील, अपडेट कीजिएगा। देखिए, मार्केटों के अंदर ना असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं ना ही डिप्टी कमिश्नर्स हैं, कोई नहीं है जो कीमतों पर अमल दरामद करा सके। इनकी जारी करता जो प्राइस लिस्ट है अव्वल तो कहीं है नहीं, और अगर कहीं है भी तो उससे कहीं 20 और कहीं 30 और कहीं 40 रुपए के डिफरेंस से चीज़ें फरोख्त की जा रही हैं। एक शहरी मुस्तफ़ा जो लिस्ट लेके मौजूद हैं, और मुस्तफ़ा साहब किसी लिस्ट के हवाले जो आपने प्राइस पढ़े हैं इस पे ये तमाम फल या यहाँ जो फ्रूट मौजूद है, सेब है, केला है, अमरूद है, और क्या कहेंगे उस पर है दस्तयाब? नहीं भाईजान, यहाँ केला लिखा है अव्वल दर्जा 122 रुपए दर्जन। यहाँ मिल रहा है 250 रुपए दर्जन। सेब मिल रहा है 250 रुपए किलो। खरबूजा जो 50-60 रुपए था वो आज मिल रहा है 250 रुपए किलो। मेरे भाई, यहाँ कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। ये लिस्ट कमिश्नर साहब ने दी है, उनको चाहिए कि यहाँ के अपने नुमाइंदे भी भेजें। तो अवाम का कहना है कि उसका क्या फ़ायदा है कि उसको बना के जो है वहाँ रख दिया गया, जब उस पर कोई अमल दरामद नहीं है, कोई कंप्लेन सुनने वाला नहीं है। कब जो है वो डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर बाहर निकलेंगे और कीमतों पर अमल दरामद कराएंगे। बहुत शुक्रिया कफील अपडेट करने के लिए। लाहौर के रमज़ान बचत बाज़ारों में भी फल और सब्जियों की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। ज़िला इंतज़ामिया महंगाई कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम दिखाई दे रही है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं लाहौर से नुमाइंदा बोल न्यूज़ अब्दुल रहमान से। बिल्कुल, इस वक्त भी मैं मौजूद हूँ लाहौर के बचत बाज़ार में। लाहौर के बचत बाज़ारों में महंगाई आज भी कंट्रोल दिखाई नहीं दे रही, और ख़रीदारों का रश भी महंगाई की वजह से काफ़ी कम दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो सब्जियों के रेट मैंने मालूम किए हैं वो आज भी उनकी कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। इसी तरह फल की कीमतें जो हैं वो बेकाबू दिखाई दे रही हैं। जी भाईजान, आप बताएँ कि आपने क्या ख़रीदा है, और मार्केट जो बचत बाज़ार है इसकी आपको अफादियत दिखाई दे रही है? आलू ख़रीदे हैं और प्याज ख़रीदे हैं। आलू जो है उनका रेट भी वही जो ज़्यादा ही है, कम नहीं है। 60 रुपये आलू है, 80 रुपये प्याज है। इसी तरह जो चीज़ें सब्ज़ी हैं इन्होंने कैटेगरीज़ की हुई हैं दो जो क्वालिटी वाइज। वो क्वालिटी जो है उसमें जनाब जो पुरानी पड़ी हुई है या लो क्वालिटी की उनको सस्ता बेच रहे हैं, और जो नहीं है फ्रेश वाली उनको महंगा बेच रहे हैं, और फ्रूट जो है वो वैसे ही महंगे हैं। दूसरी जानब जो है यहाँ ख़ास तौर पे बचत बाज़ार के अंदर चीनी आज भी नायाब है, और चीनी जो है वो वैसे ही काफ़ी महंगी है। 170 रुपये किलो जो आम मार्केट के अंदर उसका रेट है वो बचत बाज़ार में चीनी वैसे ही दिखाई नहीं दे रही। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान, आगाह कर रहे थे।
رمضان المبارک کے دوران جہاں چکن مہنگی ہوئی وہیں فارمی انڈے بھی مہنگے ہو گئے ہیں۔ 240 روپے درجن فروخت ہونے والے انڈے 300 روپے درجن فروخت ہونے لگے ہیں۔ بات کر لیتے ہیں اپنے نمائندے شاہد علی سے۔ شاہد، اپڈیٹ کیجیے گا۔ رمضان المبارک میں ہر اشیاء خرد و نوش، تمام اقسام کے پھل، سبزیاں، تمام چیزیں مہنگی ہوئی ہیں۔ وہیں چکن اور پھر انڈے بھی مہنگے ہوئے ہیں۔ بات کریں اگر جاتی ہوئی سردی ہے تو انڈے کی قیمت کم ہونی چاہیے، لیکن یہی انڈے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رمضان سے پہلے 200 اور 240 روپے فی درجن فروخت ہو رہے تھے، وہی انڈے جو ہے اب 300 روپے اور 280 روپے فروخت ہو رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ انڈے بھی مہنگے ہیں، پہلے رمضان سے قبل 220 240 چل رہے تھے، وہ اس ٹائم 300 روپے چل رہے ہیں۔ رمضان میں چکن بھی بڑھ گئی، چکن بھی کم چل رہی تھی، چکن کے ریٹ بھی بڑھ گئے ہیں، لہٰذا گورنمنٹ کو چاہیے کہ ریلیف دینا چاہیے رمضان میں۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ پرائس کنٹرول کمیٹیاں کہیں نظر نہیں آ رہی ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر یہاں ہیں، ڈپٹی کمشنر یہاں ہیں، لیکن وہ بازاروں میں نظر نہیں آتے۔ اگر یہ ریٹ زیادہ ہیں تو کیوں ہیں، اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، صوبائی اسمبلیوں کے بعد قومی اسمبلی اور پھر ارکان سینٹ کی تنخواہوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا، لیکن غریب کا پرسان حال کون ہوگا؟ کم سے کم اجرت کے قانون پر عمل درآمد کی ذمہ داری کس کی ہے؟ کہ اپنی تنخواہوں میں اضافہ کروانے والے غریب کے حق میں بھی آواز اٹھائیں گے؟ کیا کہتے ہیں ارکان پارلیمنٹ، آئیے جانتے ہیں۔ صوبائی اسمبلیوں، اس کے بعد قومی اسمبلی اور پھر ارکان سینٹ کی تنخواہوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا، لیکن غریب کا پرسان حال کون ہوگا؟ کم سے کم اجرت کے قانون پر عمل درآمد کروانا کس کی ذمہ داری ہے؟ کیا اپنی تنخواہوں میں اضافہ؟ تنخواہیں بہت کم تھی، جہاں جبکہ ہمارے گیس کے بل ہمیں دینا پڑ رہا ہے، بجلی کا بل ہمیں دینا پڑ رہا ہے۔ پارلیمنٹ کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ دور دراز علاقوں سے آتے ہیں، یہاں رہتے ہیں۔ آج کل کے اس مہنگائی میں 15 سال یا 12 سال کے بعد ان کی سیلریز جو میں نے سنا ہے چینج آئی ہے۔ اس میں اس ملک میں جو کہا جاتا ہے، جو اس میں کتاب میں درج کیا جاتا ہے، وہ پھر عمل درآمد میں وہ چیزیں اس طرح نہیں آتی ہیں۔ مزدور کا کون سنتا ہے؟ پاکستان بنے اشرفیہ کے لیے، یہ مزدوروں کے لیے، عام جیسے میڈل لوگوں کے لیے پاکستان نہیں بنا ہے۔ ارکان پارلیمنٹ تو یہ کہتے ہوئے بری الذمہ ہو گئے کہ ان کی تنخواہوں میں ایک طویل عرصے سے اضافہ نہیں ہوا تھا اور مزدور کی کم سے کم اجرت پر عمل درآمد کی ذمہ داری حکومت کی ہے، ارکان پارلیمنٹ کی نہیں۔ کیمرہ مین عزیر امیر کے ساتھ فہد چودھری، بول نیوز، پارلیمنٹ ہاؤس، اسلام آباد۔ اور ماہ سیام میں موسم ستم ڈھانے کو تیار ہے۔ شہر میں کل سے گرمی کی شدت میں اضافے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر قائد میں کل سے موسم شدید گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ مغربی سسٹم ہوائیں چلیں گی اور درجہ حرارت 38 سے 39 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کا امکان ہے۔ گرمی کی شدت میں اضافہ آئندہ 3 سے 4 روز تک برقرار رہے گا۔ 5 روزے 5 قتل۔ کراچی میں رمضان مبارک میں ڈاکوؤں نے 5 شہریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ سال 2025 میں 19 شہریوں کو ڈاکوؤں نے قتل کر دیا ہے۔ کراچی میں لٹیرے بے لگام، رمضان میں بھی ڈکیتی کی وارداتیں تھم نہ سکی۔ ڈسٹرکٹ ملیر اور ڈسٹرکٹ ایسٹ میں یکم رمضان سے 5 رمضان تک ڈکیتوں نے 5 شہریوں کی جان لے لی۔ گزشتہ رات PECHS بلاک 2 میں فائرنگ سے ساجد بیگ نامی شہری جاں بحق ہو گیا۔ پولیس کے مطابق واقعہ ڈکیتی مزاحمت کے دوران پیش آیا۔ سپر ہائی وے پنجاب بس اڈے کے قریب ڈاکوؤں نے موٹر سائیکل چھیننے کے دوران مزاحمت پر فائرنگ کر کے نوجوان کو قتل کر دیا۔ شالدیف ٹاؤن میں لٹیروں نے کولڈ ڈرنک کے ڈسٹریبیوٹر 35 سالہ بابر کی جان لے لی۔ منگل کو ڈاکوؤں نے قائد آباد مرغی خانے کے قریب نجی گارمنٹ فیکٹری کے ملازم عمران کو فائرنگ کر کے ابدی نیند سلا دیا تھا۔ یکم رمضان کو سچل کے علاقے عبداللہ شاغاسی کوٹ میں ڈاکوؤں نے دوران مزاحمت 65 سالہ دکاندار خان محمد کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق ہیڈ کوچ جیسن گلیسپی نے موجودہ کوچ عاقب جاوید پر سنگین الزامات عائد کر دیے۔ سوشل میڈیا پر اپنے ایک بیان میں جیسن نے کہا کہ عاقب جاوید پاکستان ٹیم کا کوچ بننے کے لیے پس پردہ مہم چلا رہے تھے کیونکہ وہ خود تینوں فارمیٹس کا کوچ بننا چاہتے تھے۔ عاقب جاوید واضح طور پر گیری کرسٹن اور میری ساکھ کو نقصان پہنچا رہے تھے۔ جیسن گلیسپی نے عاقب جاوید کے حالیہ بیان پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے انہیں جوکر قرار دیا۔ سابق کوچ کا یہ رد عمل ایسے وقت میں سامنے ہے جب عاقب جاوید کو چیمپئنز ٹرافی میں گرین شرٹ کی خراب کارکردگی پر تنقید کا سامنا ہے۔ رواں سال ہونے والے فیفا
क्लब वर्ल्ड कप के लिए $1 अरब की इनामी रकम मुकर्रर कर दी गई है। ये रकम पाकिस्तानी करेंसी में 2,74,39,00,000 से जायद बनती है। फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी फीफा के मुताबिक क्लब वर्ल्ड कप रवा साल 14 जून से 13 जुलाई तक अमेरिका में मुनक्किद होगा, जिसमें 32 टीमें हिस्सा लेंगी। फीफा के सदर के मुताबिक इस साल $2 अरब तक आमदनी मुतवक्का है, जिसे क्लब वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाली टीमों और दुनिया भर के फुटबॉल क्लब्स के लिए वक्फ किया जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना है। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।